A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 के बारे में। तो इस चैप्टर में का नाम है ऑन द ट्रेल ऑफ अर्लीस्ट पीपल। तो जैसा कि इस चैप्टर का नाम है तो हम इस चैप्टर में अर्लीस्ट पीपल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो चैप्टर है ये एंशिएंट हिस्ट्री का चैप्टर है। हम लोग जो है हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं, एनसीईआरटी के क्लास वाइज डिस्कस कर रहे हैं और चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं। एक बात जो मैं आप सभी को कहना चाहूँगी कि अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं, बीट्स यूपीएससी से के रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं, स्टेट पीसीएस या कोई और भी एग्जाम्स, तो सभी के सभी एग्जाम अगर एज फार एज जनरल स्टडीज़ इज़ कंसर्न, अगर आप सामान्य ज्ञान की बात करते हैं तो जो भी सारी की सारी चीज़ें हैं, हिस्ट्री की बात मैं कर रही हूँ, मैंने अभी आपको साइंस की जो मेरी सीरीज़ है वो ख़त्म हुई है, तो जो मैक्सिमम चीज़ें हैं वो आपसे पूछी जाएंगी हिस्ट्री की एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी के बियॉन्ड कम से कम जनरल स्टडीज़ में क्वेश्चंस नहीं आएंगे, मेंस में तो कभी भी नहीं आएंगे। प्री में हो सकता है एक आधा क्वेश्चन आपको लगे कि बियॉन्ड एनसीईआरटी क्वेश्चन आ गया, तो आपको उस क्वेश्चन पे नहीं फोकस करना, आपको उन 12-13 और क्वेश्चंस पे फोकस करना है जो एनसीईआरटी से आए। कभी भी आपका सिलेक्शन इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि आपको क्या नहीं आता। आपका सिलेक्शन हमेशा इस बात पे निर्भर करता है कि आपको क्या आता है, जो आपको आता है, जो आप पढ़ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो उसमें से जो भी इंफॉर्मेशन थी क्या वो आपको आती है, इस बात पे आपका सिलेक्शन निर्भर करता है, ना कि इस बात पे कि कोई रैंडम क्वेश्चन दे दिया गया जस्ट टू पजल यू, सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस हिलाने के लिए एग्जाम में, तो आप उसके ऊपर आपको अटकने की जरूरत नहीं है। और सिमिलरली आपको जब आप क्वेश्चन को एनालिसिस करते हो, क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करते हो, लेटर ऑन आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखते हैं, तो उसमें अगर कोई रैंडम क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में बिल्कुल नहीं दिया गया कहीं पर भी, तो आपको उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। वो ऐसे क्वेश्चंस हमेशा इसलिए डाले जाते हैं ताकि जो एस्पिरेंट है, जो स्टूडेंट है, वो थोड़ा सा पजल हो जाए ड्यूरिंग द एग्जाम। तो आपको फोकस किस पे करना है? आपको फोकस करना है उन आसान सवालों पे जो ईजी लेवल के होते हैं और जो मीडियम लेवल डिफिकल्टी के होते हैं। उनको अगर आप करेक्टली मार्क करते हैं तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, फिर चाहे वो यूपीएससी हो, फिर चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, चाहे कोई भी वनडे एग्जाम्स हो। सो इसी बात के साथ हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। अगर आप, ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, और अगर आप चाहते हैं, ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, अगर आप चाहते हैं मेरे सभी लेक्चर्स की पीडीएफ को डाउनलोड करना तो वो सब इस टेलीग्राम चैनल पर आपको दे दी गई है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं फॉर रिविजन पर्पस। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है, हमने देखा था कि ऑन द ट्रेल ऑफ अर्लीस्ट पीपल, तो हम बात करेंगे एंशिएंट इंडिया पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको बहुत बेसिक बातें बताई थी, मैं आपको उसी के हिसाब से लेके जाऊंगी। लाइक क्लास 6 में जितनी चीज़ें मेंशन है मैं आपको उतनी ही चीज़ें बताऊंगी। ऐसा मैं नहीं करूंगी कि क्लास 12 वाला जो इन्फॉर्मेशन है मैं क्लास 6 में डालूंगी, ऐसा मैं नहीं करूंगी। डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। सो ये सारा का सारा जो स्टेटमेंट है ये उन लोगों के लिए है जो कि नीचे, जिनको लगता है कि ये बहुत कम है यूपीएससी के हिसाब से, ये बहुत कम नहीं है। दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर एनी एग्जाम ऑफ द कंट्री। ओके, अगर हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, तो जो अर्ली लोग थे, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, अगर हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हम एक क्रोनोलॉजी डिसाइड करते हैं कि भाई ये टाइम पीरियड था, ये टाइम पीरियड था, पहला स्टेप था, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर लेटर और हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं। तो हमने बात किया उस हिस्ट्री की जब से हमको उस अवशेष या एविडेंस मिलना शुरू होते हैं। प्री हिस्ट्री होती है, और ये सारी जो बेसिक चीज़ें ये आपको पता होंगी। जो प्री हिस्ट्री होती है जिसमें कि हमें रिटन एविडेंस नहीं मिले, हमें कैसे पता लगाना पड़ा, हमें आर्टिफैक्ट्स को देख के पता लगाना पड़ा, हमें कोई टूल्स मिले, कुछ ऐसी चीज़ें मिली जिससे हमने पता लगाया। तो अगर हम बात करते हैं 10,000 बीसी से पहले की, तो इस 10,000 बीसी से पहले के पीरियड को हमने असाइन किया है ओल्ड स्टोन एज और पेलियोलिथिक पीरियड। ये एनसीईआरटी बोलती है, ये मैं नहीं बोलती हूँ। तो जितने भी इसमें डेट्स होंगी, जितने भी इसमें चीज़ें होंगी, वो सारी की सारी होंगी ऑथेंटिक, जो कि एनसीईआरटी से आएंगी, राइट। जहाँ जहाँ पे मैं इन्फॉर्मेशन ऐड करूँगी मैं आपको ज़रूर बता दूंगी कि ये चार्ट जो है हमने स्पेशल प्रिपेयर किया है। तो अगर हम बात करते हैं ओल्ड स्टोन एज, जिसको पेलियोलिथिक कहते हैं, पाषाण युग है, और वो भी सबसे पुराना वाला पाषाण युग है। तो उसकी बात अगर हम करते हैं तो वो 10,000 बीसी तक होता है। सबसे पहले आपको इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम क्रोनोलॉजी की बात करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं पेलियोलिथिक एज, मतलब पुरानी स्टोन एज, पेलियोलिथिक के बाद आती थी मीजोलिथिक, मिडल वाली, मीजो मीन्स मिडल, मीजोलिथिक, फिर आती थी नियोलिथिक, और उसके बाद स्टार्ट होती थी ब्रॉन्ज एज, आयरन एज, और फिर मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। तो अभी हम एंशिएंट इंडिया पे फोकस कर रहे हैं। तो हमने पेलियोलिथिक पीरियड की बात की है। पेलियोलिथिक पीरियड वो पीरियड था
10,000 BC से पहले वाला। तो हमने पेलियोलिथिक को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लोअर एंड अपर। देखो लोअर जो होगा वो सबसे नीचे वाले की बात होगी, तो नीचे वाला सबसे पुराना है। जब आप खुदाई करते हैं तो जो सबसे नीचे चीज मिलती है वो सबसे पुरानी है, जो सबसे ऊपर मिलेगी वो सबसे नई होती है। तो इसीलिए लोअर पेलियोलिथिक पीरियड वो पीरियड है जो सबसे पुराना था। अगर हम बात करना शुरू करते हैं तो हम 2 लाख साल पहले से बात शुरू करते हैं। 2 लाख साल से पहले तक 60,000 साल तक जो था लोअर पेलियोलिथिक माना जाता है। और फिर अगर हम बात करते हैं 18,000 साल से लेकर 10,000 12,000 साल तक, तो ये अपर पेलियोलिथिक पीरियड माना जाता है, 10-12,000 साल पहले तक। देखो अगर हम इतनी पुरानी बात कर रहे हैं तो उसमें 1,000 2,000 4,000 साल के पीछे आपको परेशान नहीं होना है। मतलब आपके दिमाग के अंदर क्लियर होना चाहिए रफली 10,000 साल पहले का वाला जो पीरियड था वो पेलियोलिथिक पीरियड था, इतना आपको पता होना चाहिए। फिर 10,000 से लेके 8,000 साल तक का जो पीरियड था वो था हमारा मीजोलिथिक। फिर 2500 BC से पहले वाला, मतलब जब इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू हुई थी उससे पहले वाला जो था वो था नियोलिथिक पीरियड। तो अगर हम पाषाण युग को क्लासिफाई करते हैं, स्टोन एज को अगर हम क्लासिफाई करते हैं, तो पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक में हम क्लासिफाई करते हैं। उसमें से 10,000 साल से पुराने को पेलियोलिथिक कहते हैं, कुछ लोग उसको 5 लाख साल से लेके 10,000 साल तक लेके आते हैं BC में, कुछ लोग उसको 2 लाख साल से लेके 10,000 साल तक BC में लेकर आते हैं। उसके बाद आता है मीजोलिथिक पीरियड जिसको हम 10,000 साल से मान सकते हैं 8,000 साल तक, फिर जो है 8,000 साल से लेके 3,000 साल 2,500 साल BC तक आप मान लो, BC है ये सारा, बिफोर क्राइस्ट ईरा की बात हो रही है। तो ये सारा जो है हम उसको नियोलिथिक मानते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको हिस्ट्री में समझनी है, आपको एक क्रोनोलॉजी सेट होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि डेट टू डेट, ईयर टू ईयर, बट मेजरली आपके दिमाग में सेट होना चाहिए लोअर पेलियोलिथिक, अपर पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक, राइट। अब हम बात करते हैं इसके बारे में। तो 10,000 BC से पहले वाला क्या था? 10,000 BC से पहले वाला जो था ओल्ड स्टोन एज थी, पेलियोलिथिक पीरियड था। इसको हम अगर स्टार्ट करते हैं तो 5 लाख साल से भी कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया था, 5 लाख साल से भी कर सकते हैं, 2 लाख साल से भी कर सकते हैं, 10,000 साल तक हम इसको लेकर आते हैं। एंडेड बट अबाउट 6,000 BCE, 6,000 BCE तक बोल दिया उन्होंने। ऐसे वेरिएशंस आपको मिलेंगी। एनसीईआरटी कुछ और लिखेगी, RS शर्मा की बुक अगर आप अलग से पढ़ेंगे वो उसमें थोड़ा सा वेरिएशन होगा। तो दिस इज द टॉपिक ऑफ रिसर्च, अप्रोक्सीमेट टाइम पीरियड आपको समझना चाहिए, राइट। जो भी टर्म है पेलियोलिथिक, मतलब जो टर्म है पेलियोलिथिक, ये कहां से कॉइन है? उसका मतलब होता है ओल्ड, लिथोस मीन्स पत्थर, पेलियो मीन्स ओल्ड, लिथोस मीन्स पत्थर, ओल्ड स्टोन एज, इस तरीके से इसका नाम कॉइन किया गया है, राइट। जो टर्म है ये वाली, इस पीरियड को हमने क्या कहा? इसको हमने प्री हिस्टोरिकल पीरियड कहा। तो इसमें से आपको एक चीज और समझ में आती है, प्री हिस्टोरिकल का मतलब क्या है? सिंस ह्यूमैनिटी हैज नॉट येट स्टार्टेड राइटिंग, वो पीरियड जिसके लिए हमें रिटर्न में अवशेष नहीं मिलते, लिखा हुआ हमें कुछ नहीं मिल रहा, उसको हमने कहा प्री हिस्टोरिक पीरियड। हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि हमें रिटर्न में एविडेंस मिलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलती हैं, इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, बट वो जब से हमें मिलना शुरू हुए थे उसको हमने हिस्टोरिकल पीरियड कहा था। जब हमें ये, जो हम पेलियोलिथिक पीरियड की बात कर रहे हैं, नियोलिथिक, मीजोलिथिक की बात करेंगे, तो वो सारा का सारा क्या है? प्री हिस्टोरिकल पीरियड है। तो पेलियोलिथिक एज में क्या हुआ था? सिंपल से मोर कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंटल स्टेजेस में ह्यूमन बींग्स ने आना शुरू किया था, और वो ह्यूमन भी नहीं थे अभी तक, होमोसेपियंस तो आए भी नहीं थे, पुराने वाले लाइक होमो इरेक्टस, होमो हेबिलिस, इस टाइप के जो हमारे पूर्वज थे, आई मीन टू से, मतलब दे वर नॉट ह्यूमंस, वो कुछ कुछ एप के साथ मिलते जुलते थे, वो यहाँ पे उस टाइम पे ये लोग रहते थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिंपल से मोर कॉम्प्लेक्स तरीके से डेवलपमेंटल स्टेजेस को शुरू किया। ये सारी स्टेजेस ऐसे नहीं हुई कि 100 साल में हो गई, इनके लिए लाखों लाखों साल लग गए। तो अगर आप हिस्ट्री की बात करेंगे तो लाखों लाखों साल, अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं स्पेशली, तो हमारे को इस स्टेज तक पहुंचने के लिए, जिस स्टेज में आज के दिन हम लोग दिखाई दे रहे हैं, लाखों लाखों साल लगे हैं, राइट। जो ये एंड होता है, ये जो पूरा का पूरा ये पेलियोलिथिक पीरियड जब एंड करता है, तो ये कैसे एंड करता था? ये एंड करता था डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। हमने जब सीख लिया, एग्रीकल्चर थोड़ी थोड़ी डेवलपमेंट होने लगी, तो हम उसको कहते हैं कि पेलियोलिथिक पीरियड एंड हुआ। डोमेस्टिकेशन ऑफ सर्टेन एनिमल्स एंड स्मेल्टिंग ऑफ कॉपर ओर टू प्रोड्यूस मेटल, और हमने मेटल के इंस्ट्रूमेंट्स बनाने स्टार्ट किए, तब ये हम बोलते हैं कि स्टोन एज जो है वो एंड होना शुरू हो गई और हम ज्यादा सिविलाइज होना शुरू हो गए, राइट। इस चैप्टर से, क्योंकि क्लास 6 का चैप्टर है, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी, मैं बार बार यही कह रही हूँ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती है हमारी कई बार, और हम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, तो आप उसके अंदर गिरोगे ही गिरोगे, मात खाओगे खाओगे, क्योंकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी क्लियर है तो आप आगे भी सॉल्व कर सकते हो।
अगर हम पेलियोलिथिक को भी डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, मतलब पेलियोलिथिक पीरियड इतना सारा लंबा पीरियड था, 5 लाख से लेके 50,000 वाले को हमने लोअर पेलियोलिथिक बोला, फिर 50,000 से 40,000 को हमने मिडिल पेलियोलिथिक बोला, अपर पेलियोलिथिक बोला हमने 40,000 से 10,000, मतलब 10,000 साल बीसी पुराना जो था उसमें हो जाता है पेलियोलिथिक पीरियड खत्म, फिर मीजोलिथिक पीरियड शुरू होता है। अगर आप इसको भी क्लासिफिकेशन में अगर आप देखते हो तो लोअर पेलियोलिथिक में हम क्या कर रहे थे, बड़े बड़े से औजार यूज कर रहे थे, चॉपर्स, मतलब बड़ा सा कोई पत्थर ले लिया उसी से मारने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आप ये देख सकते हैं एप कैसे काम करेगा, उसकी फिंगर्स अच्छे से डेवलप नहीं होगी तो वो बड़ी बड़ी चीजों को उठाएगा। छोटे बच्चे से आप देख सकते हैं, जब छोटा बच्चा डेवलप होना शुरू होता है तो वो छोटी पेन नहीं उठा सकता, कॉइन नहीं, सिक्का नहीं उठा सकता, वो क्या उठाएगा, कोई बड़ी सी चीज उठा लेगा, कोई सॉफ्ट टॉय को पिक करना शुरू करेगा। तो आप इसको उसी एज से समझ लीजिए। लोअर पेलियोलिथिक पीरियड में हमारे स्किल्स जो है, हमारी फिंगर्स अच्छे से डेवलप नहीं हुई थी, इसलिए क्लीवर्स, चॉपर, एक्सिस, इसी को हम यूज कर पाते थे। फिर मिडल पेलियोलिथिक तक आते आते हमने ब्लेड्स, पॉइंटर्स, ये सब यूज करना शुरू किया। अपर पेलियोलिथिक तक आते आते हमने अच्छे इंस्ट्रूमेंट, क्लाइमेट जो था वो वार्म होना शुरू हो गया, ये सबसे खास बात है। लोअर पेलियोलिथिक जो पीरियड था उसमें क्लाइमेट बहुत ठंडा था, हम आइस एज से गुजर रहे थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी वार्मिंग शुरू हो गई। और फिर क्या हुआ, नई फ्लिंट इंडस्ट्री, मतलब इंस्ट्रूमेंट जो बनाए जाते हैं, जो औजार बनाए जाते हैं, वो डेवलप होना शुरू हो गई और मॉडर्न मैन भी आ गया इस टाइम पे। 10,000 बीसी की बात हो रही है, तो मॉडर्न मैन का जो एडवेंट है, होमोसेपियंस का जो आना इस धरती पर बोला जाता है, वो 10 से 12,000 साल के बीच में बोला जाता है। उससे पहले होमो इरेक्टस, होमो हेबिलिस, ये सब लोग रहा करते थे, राइट। तो आप इसको भी देख सकते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं लोअर पेलियोलिथिक एज में हो क्या रहा था, तो लोअर पेलियोलिथिक एज में हो रहा था अर्ली स्टोन एज, जिसको हम बोलते हैं। ये वो पीरियड है जिसमें कि स्टोन टूल्स का हम यूज कर रहे थे, और वो स्टोन टूल्स कैसे थे, जैसा मैंने आपको बताया, वो बड़े बड़े टूल्स थे। फिर क्या होता है, मिडिल पेलियोलिथिक, इसमें क्या होता है, ज्यादा शार्प इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं। और इसमें हुआ क्या था, अर्ली फॉर्म ऑफ मैन आ गया था, निएंडरथल्स आ गए थे, जो कि केव्स में रहना उन्होंने शुरू कर दिया था और आग जलाना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आग जलाना हमने कब शुरू कर दिया था, पेलियोलिथिक में, नियोलिथिक में, मीजोलिथिक में, किसमें, तो आग जलाना हमने पेलियोलिथिक पीरियड में ही शुरू कर दिया था, राइट। इसके बीच में मत पढ़िए आप अपर मिडल कौन से में, लेकिन मिडल के बारे में माना जाता है कि 40 से 50,000 साल बीसी के बीच में हमने आग जलाना सीखा था, राइट। निएंडरथल्स थे उस टाइम पे, होमोसेपियंस नहीं थे, हमारे पूर्वज कुछ हुआ करते थे। फिर हम बात करते हैं अपर पेलियोलिथिक में क्या हुआ, जिसको हमने लेट स्टोन एज कहा। उसमें हमने क्या शुरू कर दिया, हमने और छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स, शार्प इंस्ट्रूमेंट्स बनाना शुरू किया। और इसमें क्या होता है, अपीयरेंस ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज एंड मॉडर्न डे मैन, मतलब होमोसेपियन आ गए। फिर शुरू होता है, अगर आप पेलियोलिथिक टूल की बात करते हैं तो देखिए सबसे लोअर वाले पेलियोलिथिक पीरियड में देखिए इतने मोटे मोटे से कोई पत्थर ले लिया, उससे आपने कूट कूट के उसको, या उसको मतलब मार मार के हैमर जैसा, चॉपर, बाईफेस, इस तरीके के यूज करते हैं। मिडिल पेलियोलिथिक में थोड़े से शार्प करना शुरू कर दिया, अच्छी ग्रिप होना शुरू हो गई, थोड़ा शार्प होने हो गए। अपर पेलियोलिथिक में ये देखिए ब्लेड्स बनाना शुरू कर दिया, शार्प इंस्ट्रूमेंट, मतलब हमने पत्थरों को तोड़ तोड़ के शार्प इंस्ट्रूमेंट का रूप देना शुरू कर दिया, क्योंकि समझ में आने लग गया था कि शार्प होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट, तभी अच्छे से कट कर पाएगा। ऐसे जेवलिन तक बनाना शुरू कर दिया, निडल जैसी चीजें बनाना शुरू कर दी। निडल क्यों बना रहे थे, निडल बना रहे थे ताकि जो जानवरों की जो छाल होती है उसको सिल के अपने आप को ठंड से बचाया जा सके, उसके कपड़े बनाए जा सके, इस तरीके की चीजें हमने बनाना शुरू कर दी थी अपर पेलियोलिथिक पीरियड तक। और अपर पेलियोलिथिक खत्म होते होते कौन आ गए थे, होमोसेपियंस, जो हम लोग हैं वो आ गए थे। और होमोसेपियंस, हम जब 10,000 12,000 साल पहले आए थे तो हम ऐसे वाले होमोसेपियंस नहीं थे जैसे आपको अभी दिखाई देते हैं। हम बहुत असभ्य टाइप के होमोसेपियंस रहे थे उस टाइम पे, जिसको अब हम सिविलाइज्ड कहते हैं, उस तरीके की सिविलाइजेशन नहीं थी। तो दिस यू नो। अगर हम बात करते हैं कि स्टोन टूल्स, अब ये जैसे इसमें से इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से तो क्या आएगा, कहाँ कहाँ पे आपको पेलियोलिथिक साइट्स मिलती हैं, तो कहाँ मिल रही है हमको, बेलन वैली में मिल रही है। अगर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि भाई कौन कौन से साइट्स हैं, प्री में आ सकता है ये क्वेश्चन, तो इसमें क्या आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन से जो साइट्स हैं वो जो है जहाँ पे हमें स्टोन एज वाले टूल्स मिल रहे हैं। तो बेलन वैली है मिर्जापुर यूपी में, आपको मैं मैप पे दिखाती हूँ, डिडवाना है राजस्थान में, नर्मदा वैली है, भिमबेटका केव्स है मध्य प्रदेश में। तो आप इसमें देखिए, ये एक मैप मैंने आपको दिया है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो बेलन वैली जिसकी बात हम कर रहे हैं, दिस बेलन वैली ऑफ मिर्जापुर यूपी की में कहीं पर आपको बेलन वैली मिलेगी, आपको डिडवाना मिलेगा राजस्थान में, आपको मिलेगा
मध्य प्रदेश में भिमबेटका केव्स मिलेंगी, ये देखिए भिमबेटका केव्स आपको यहाँ पे मिलेंगी, और जो नर्मदा वैली है यहाँ पे आपको स्टोन टूल्स मिलेंगे, ये जो पेलियोलिथिक पीरियड से बिलोंग करते हैं। अभी मैं आपको दूसरा मैप भी दूंगी जहाँ से आप अच्छे से इसको देख सकते हैं। जो स्टोन टूल्स थे, वो स्टोन टूल से अगर आपको ये बात क्वेश्चन में इस तरीके से आता है, देखिए यूपीएससी ऐसा सीधा सवाल नहीं पूछती, यूपीएससी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पूछेगी। तो अगर पूछा जाएगा कि स्टोन टूल्स जो थे वो हम उससे करते क्या थे, तो स्टोन टूल्स जो थे उससे हम हंटिंग करते थे पहली बार। स्टोन इंप्लीमेंट जो थे वो किसके बने हुए थे, क्वार्टजाइट्स के बने हुए थे। क्वार्टजाइट्स क्या होते हैं, एक तरीके की मेटामॉर्फिक रॉक है जो बनती है क्वार्ट्ज सैंडस्टोन से। तो ये भी आपको पता होना चाहिए क्वार्टजाइट क्या है, क्वार्टजाइट एक मेटामॉर्फिक रॉक है। तो जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तभी भी हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। तो ये हार्ड रॉक होती है, बहुत ज्यादा हार्ड होती है। मेटामॉर्फिक रॉक्स हमेशा आपको हार्ड मिलेंगे क्योंकि उनका पुरानी वाली रॉक के बहुत कंप्रेशन से और बहुत ज्यादा उसके अंदर हीट गई है तब जाके वो बनती है, तो हमेशा हार्ड होती हैं। तो ये क्वार्टजाइट के हम स्टोन्स उस टाइम पे बनाते थे। जो ये स्टोन टूल्स थे वो लार्ज होते थे, हमें पता है रिवर के किनारे पर मिलते थे। क्यों रिवर के किनारे पर मिल रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग्स वहीं पे रहना पसंद करते थे जहां पे पानी की अवेलेबिलिटी हो। एनिमल्स की तरह थे बिल्कुल। आप ये समझ लीजिए एनिमल्स कहाँ रहना पसंद करते हैं, जहां पे नदी हो ताकि वो पानी पी पाए। हंटिंग जो थी, लार्ज एनिमल्स की हंटिंग की जाती थी, वो क्या होती थी, ग्रुप में हंटिंग की जाती थी, लार्ज स्टोन एक्सेस यूज की जाती थी। स्टोन टूल्स थे वो लाइम स्टोन के भी बनाए जाते थे, लाइम स्टोन रिलेटिवली सॉफ्ट होता था, तो लाइम स्टोन के टूल्स भी बनते थे, क्वार्टजाइट के टूल्स भी बनते थे। तो अगर ऐसा पूछा जाता है कि सिर्फ हार्ड स्टोन के टूल बनते थे, तो नहीं, लाइम स्टोन के टूल्स भी बनते थे उस टाइम पर। तो दोनों तरीके के टूल्स बने हैं पेलियोलिथिक साइट से। जो स्टोन टूल्स है उनका यूज क्या होता था, कट द मीट, स्क्रैप बार्क और स्किन को कट करना, फ्रूट्स को कट करना, जो एनिमल्स को वो मारते थे अपने खाने के लिए उसको कट करना, उसके लिए स्टोन टूल्स का यूज होता था। जो टूल्स थे उनको हैंडल्स में भी लगाया जाता था कई बार, ऑफ बोन और वुड, लकड़ी की कोई हैंडल बना के, ताकि वो अच्छी तरीके से उसको यूज कर पाए, चॉप करने के लिए, अपने लिए लकड़ी काटने के लिए, आग जलाने के लिए। फायरवुड जो थी वो मिडल जो पेलियोलिथिक है उसमें शुरू हो गई थी, आग लगाना हमने सीख लिया था, और जो है हट्स और टूल्स जो है हमने बनाना शुरू कर दिए थे। तो यूज क्या था स्टोन टूल्स का, बहुत सारे यूज होते थे, जानवरों को मारने के साथ साथ उनकी स्किन हटाने के लिए, पेड़ों को काटने के लिए, फ्रूट को काटने के लिए, ये सारे यूज होते थे। स्टोन टूल्स को बनाया कैसे जाता था, तो स्टोन टूल्स जो थे ये वाली टेक्निक से बनते थे। हैमर स्टोन की तरह एक बड़ा पत्थर लेते थे, एक छोटा पत्थर लेते थे और उसको मार मार के फ्लेक्स हटा देते थे और उसको एक पर्टिकुलर शेप में लाया जाता था। आप देखिए कभी भी मूर्ति बनाते हुए देखिएगा, मूर्तिकार मूर्ति कैसे बनाता है, अभी तो उसके पास छेनी हथौड़ा होता है, बट आप सोचिए जिस टाइम पे मेटल का डेवलपमेंट नहीं हुआ था तो उस टाइम पे क्या करते थे, तो आप देखेंगे एक बड़े टूल को आप पत्थर को छोटे पत्थर पे मारेंगे तो वो टूट जाएगा। तो इस तरीके से स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक यूज की जाती थी। स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक होती थी जिसमें एक स्टोन से दूसरे स्टोन को हैमर किया जाता था। जो पेबल्स थे वो अलग निकल जाते थे, तो ये पहली स्टोन एंड स्टोन टेक्निक थी। सेकेंड स्टोन जो था उसका फ्लेक ऑफ होता था, जिससे हम उसको शार्प करते थे। फिर क्या थी, प्रेशर फ्लेकिंग टेक्निक थी। प्रेशर फ्लेकिंग में क्या करते थे, एक पत्थर को रखते थे, उसके ऊपर प्रेशर लगा के हैमर की तरह उसको तोड़ा जाता था। यूज अ पीस ऑफ बोन और स्टोन दैट वाज प्लेस्ड ऑन द कोर टू रिमूव फ्लेक्स दैट कुड बी शेप्ड इनटू टूल्स। प्रेशर टेक्निक यूज करते थे। ये देखिए, ये एक कोई टूल है, बड़ा सा पत्थर है, उसको दूसरे पत्थर को मारा जाएगा, फिर क्या होगा, वो टुकड़ा टुकड़ा होना शुरू हो जाएगा। फिर क्या किएगा, और शार्प इंस्ट्रूमेंट लिया जाएगा, कोई लकड़ी ले लेंगे, उससे इसको छोटा छोटा कर करके शार्प बना देंगे। और शार्प हमने कब बनाना शुरू किए थे, हमने मीजोलिथिक जो पीरियड है वो शुरू होने तक हमने शार्प टूल्स बनाना शुरू कर दिए थे। ठीक है, साइड व्यू देखो इसके। फिर बात करते हैं, हमने अभी साइट्स की बात की, हमें अलग अलग जगह पे साइट्स मिलती हैं। तो साइट्स क्या होती हैं, इस चैप्टर के टेक अवेज है। इस चैप्टर के 3-4 टेक अवेज हैं। पहला ये कि भाई आपको एज पता होनी चाहिए, कौन सा टाइम पीरियड की बात हो रही है। पेलियोलिथिक पीरियड जो है वो मीजोलिथिक पीरियड से कैसे डिफरेंट है। पेलियोलिथिक पीरियड के खत्म होते होते हमने शार्प स्टोन टूल्स बनाना शुरू कर दिए थे, तो वही डिफरेंस है। तो जो पेलियोलिथिक साइट्स हमें मिलती हैं, तो पहली बात साइट्स होती क्या है, साइट्स वो चीजें होती है, वो जगह होती है जहां पे हमें रिमेन्स मिल रहे हैं किसी चीज के। हमने खुदाई की, मिट्टी को खोदा, तो मिट्टी को खोदने के बाद हमें नीचे दबे हुए कुछ या तो सिटी मिला, या तो कोई स्टोन के टूल्स मिले, कुछ और चीजें मिली, उसको हम साइट कहते हैं। उसमें कुछ भी मिल सकता है, बिल्डिंग मिल सकती है, टूल्स मिल सकते हैं, पॉट्स मिल सकते हैं, हड्डियां मिल सकती हैं। तो उस जगह को हम साइट का नाम देते हैं कि भाई मेहरगढ़ में एक साइट है, भिमबेटका जगह पर एक साइट है, वहां पे हमें केव्स मिली है, तो इनको हम साइट्स कहते हैं। दे वर मेड, यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय द पीपल। साइट का मतलब क्या है, एक सिटी की तरह आप उसको मान लो, उस जगह पर लोग रहे थे, वो रहे होंगे, उन्होंने अपना जीवन बिताया होगा, फिर वो उसको छोड़ के चले गए होंगे, किसी उनकी डेथ हो गई होगी या कुछ और चीजें हुई होंगी, तो साइट
रिप्रेजेंट करती है कि यहाँ पे ह्यूमन बींग्स रहे। दीज में बी फाउंड ऑन द, ये सरफेस पे भी मिल सकती है, सरफेस ऑफ अर्थ, बरिड अंडर द अर्थ भी मिल सकती हैं, और कभी कभी आपको अंडर वाटर साइट्स भी मिलेंगी। उससे आपको पता चलेगा कि जो जगह पे साइट मिल रही है वो जगह पहले बाहर हुआ करती होगी, अर्थ पर होगी, जिसके ऊपर अब पानी आ गया है, क्लाइमेटिक चेंज की वजह से पानी आ रहा है। जो ओल्ड स्टोन एज की जो साइट्स होती हैं वो कहाँ पे मिलती हैं? फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। हम चेक करेंगे अभी, अलग अलग जगहों पे हमको मिलती हैं। कुछ फेमस साइट्स के इसमें नाम दिए गए हैं। सोन वैली, पोटवार प्लेटू, ये कहाँ पर है? नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ये पाकिस्तान का पार्ट है। अब शिवालिक हिल्स जो है हमारा पार्ट है, बिम्बेकटा मध्य प्रदेश में, आदमगढ़ हिल्स नर्मदा वैली में, आंध्र प्रदेश में कुरनूल, और अटिरामपक्कम इन चेन्नई। ये सारी की सारी साइट्स हैं कुछ। ये देखिए पेलियोलिथिक साइट में आप देख सकते हैं, ये जो है ये यहाँ पे पोटवार प्लेटू है पाकिस्तान में, इसको सोन वैली भी कहते हैं। यहाँ पे मिलती है हमको साइट पेलियोलिथिक। हमें मिलती है यहाँ पर एक जगह है डिडवाना, ये देखिए हमने यहाँ पे पढ़ा था अभी, ये देखिए डिडवाना इन राजस्थान, डिडवाना में मिलती है हमको साइट्स। तो हमें कहाँ मिल रही है? सोन वैली में भी मिल रही है। हम ये मैप पे देखते हैं तो हमें यहाँ पे डिडवाना में मिलती है साइट, आदमगढ़ में मिलती है, बिम्बेकटा में मिलती है, और कहाँ पे मिलती है? कुरनूल में मिल रही है हमको, और यहाँ पे चेन्नई के पास भी हमको साइट्स मिलती हैं। तो यहाँ पे हमें पेलियोलिथिक साइट्स मिलती हैं। आप इस मैप को जरूर देख सकते हैं, आपको लर्न करना है ये आपके लर्निंग के लिए, ये भी आपको लर्न होना चाहिए कि पेलियोलिथिक साइट्स कहाँ पे है, क्योंकि एग्जाम में आपको इस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है कि ये पेलियोलिथिक साइट है, कि ये नियोलिथिक साइट है, कि ये मीजोलिथिक साइट है। तो आपको ये डिफरेंस भी आ सकता है, क्योंकि ये एनसीईआरटी क्लास 6 का क्वेश्चन है। क्लास 6 में आपको बता दिया गया था ये पेलियोलिथिक साइट है, तो आप ये वाला क्वेश्चन एक्सपेक्ट करेंगे। जब भी आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसका लॉजिक कहाँ से मिलेगा आपको? उसका लॉजिक आपको बेसिक किताबों से मिलता है, जो कि एनसीईआरटीज होती है। तो ये वाले मैप को आप जरूर रीड करें, दिस इज द एनसीईआरटी मैप ओनली। ये वाला मैप जो है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग मैप है। इसके अंदर आपको सारी की सारी पेलियोलिथिक साइट्स दिखाई गई हैं। डिडवाना है, ये सोन वैली है, यहाँ पे साबरमती वैली में, हिरन में, नासिक में, बिम्बेकटा, आदमगढ़, ये सारी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। मिर्ज़ापुर, यहाँ पे ये जो है सारी की सारी आपको इंपॉर्टेंट साइट्स दिखाई गई हैं। इस मैप को भी आप रेफर कर सकते हैं, राइट। जो अब अगर हम बात करते हैं, हमने साइट्स के बारे में जान लिया कहाँ कहाँ पर हमें मिल रही है। अब हम बात करते हैं कि पेलियोलिथिक एज में फूड सोर्सेज क्या कहते हैं। तो अगर हम बात करेंगे पेलियोलिथिक एज में क्या हुआ होगा, मॉडर्न मैन तो आया नहीं था, तो क्या करते थे? हंटर और गैदरर्स थे। एनिमल्स को मारा जाता था और गैदर किया जाता था प्लांट्स को और ट्यूबर्स को, मतलब कोई भी अच्छा पौधा कुछ खाने का अच्छा मिला उसे कलेक्ट कर लिया जाता था और एनिमल्स को हंट किया जाता। तो इस तरीके से रहा करते थे। तो इनको बोला जाता है हंटर गैदरर। हंट कर रहे हैं एनिमल्स को, गैदर क्या कर रहे हैं? गैदर कर रहे हैं प्लांट्स और अलग अलग तरीके के ट्यूबर्स और ऐसी चीजें जो कि थोड़ा लॉन्ग टर्म में स्टोर हो पाए, उसको गैदर कर लेते थे। बेर हो गए, कोई और फ्रूट हो गया, कोई ट्यूबर्स हो गए, उनको हम गैदर कर लेते थे। जो फूड था इंक्लूड, उसमें एनिमल के ऑर्गन्स को भी खाया जाता था, उसका मीट खाया जाता था, लिवर, किडनी, ब्रेन, सब कुछ खा लिया जाता था उस टाइम। डेयरी प्रोडक्ट जो है वो भी खाए जाते थे, लिटिल खाए जाते थे, मतलब ज्यादा नहीं खाए जाते थे। डेयरी प्रोडक्ट कब खाना शुरू किया हमने? जब हमने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल शुरू किया, तब हमने डेयरी प्रोडक्ट्स को खाना शुरू किया। तो ये जो है ये आपके एग्जाम में पॉइंट हो सकता है कि डेयरी प्रोडक्ट क्या पेलियोलिथिक टाइम में खाए जाते थे? तो उसका जवाब होगा नहीं, बहुत ही कम खाए जाते थे। क्यों? क्योंकि हम हंटर गैदरर से हम एनिमल को मार के उसका मीट खाना पसंद करते थे, इन स्पाइट ऑफ हैविंग डेयरी प्रोडक्ट। उसका मिल्क को हम यूज नहीं किया करते थे। तो क्या खाते थे? डेयरी प्रोडक्ट बहुत लिटिल खाते थे। कार्बोहाइड्रेट रिच प्लांट्स को खाना पसंद किया जाता था, लेग्यूम्स को खाना पसंद किया जाता था, सीरियल्स को खाना पसंद किया जाता था। फार्मिंग एंड डोमेस्टिकेशन जो है वो डेवलप हुआ है एंड ऑफ पेलियोलिथिक। ये मैंने आपको बोला, जैसे ही एंड ऑफ पेलियोलिथिक होता है 10,000 साल के आसपास, तभी होमोसेपियंस आते हैं। होमोसेपियन जब आते हैं वो मॉडर्न मैन है, उसी ने डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया। तो जब तक पेलियोलिथिक पीरियड एंड होता है, ये बार बार मैं आपको रटवा रही हूँ, तब जाके डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी स्टार्ट होता है, एग्रीकल्चर भी स्टार्ट होता है, होमोसेपियंस भी तभी आते हैं। तो जो 2/3 जो एनर्जी थी वो हमारी कहाँ से आ रही थी? एनिमल फूड से। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि जो पुराना वाला जो इंसान था होमोसेपियन के अराइवल से पहले, जो हमारे पूर्वज थे, वो हमेशा क्या खाते थे? दे ऑल आर नॉन वेजिटेरियन। अगर किसी को इसमें कोई शक है तो वो अपना शक को दूर कर सकता है, वो सबके सब नॉन वेजिटेरियन थे। इट इज़ नथिंग लाइक दैट कि आई एम फेवरिंग सम काइंड ऑफ नॉन वेजिटेरियन कल्चर, ऐसा नहीं है। सिर्फ मैं आपको फैक्ट्स पढ़ा रही हूँ, एग्जाम में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमारी 2/3 एनर्जी एनिमल फूड से आ रही थी उस टाइम पर, और सिर्फ 1/3 एनर्जी जो थी वो फ्रूट्स और ट्यूबर से आ रही थी। तो एनिमल्स को हंट करना हमारी बेसिक इंस्टिंक्ट थी उस टाइम सर्वाइवल के लिए, वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट उसको कहा जाता है।
फिर बात करते हैं हैबिटेट, वो किस तरीके से रहा करते थे। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम पेलियोलिथिक एज की बात कर रहे हैं। तो प्लेसेस जो थे वेयर स्टोन्स आर फाउंड एंड वेयर पीपल मेड टूल्स आर नोन एज फैक्ट्री साइट। तो अगर आप हैबिटेट्स में देखेंगे तो आपको कुछ फैक्ट्री साइट मिलेंगी। फैक्ट्री साइट्स कहाँ होती हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारे टूल्स मिलेंगे। इससे हमें समझ में आता है कि कुछ लोगों को पुराने वाले टाइम में भी अलग से लगा दिया जाता था कि आप सिर्फ बैठ के टूल्स बनाओ, तो वो फैक्ट्री साइट उसको कहा जाता था, जहाँ पे टूल्स बनते थे। हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स भी मिली हैं, जहाँ पे लिविंग प्लेस भी मिले हैं और जहाँ पे टूल्स भी बनाने जा रहे हैं और लोग रहते भी हैं। भिम्बेटका जो केव्स है इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश इज एग्जाम्पल ऑफ हैबिटेशन साइट। अगर आप भिम्बेटका केव्स को देखेंगे, जो कि हम देखेंगे अभी आगे चैप्टर में, तो आपको समझ में आएगा कि भिम्बेटका केव्स जो है वो एक तरीके की हैबिटेशन साइट थी। तो हैबिटेशन साइट्स क्या होती हैं, जहाँ पे केव्स होंगी और रॉक शेल्टर होगा। कोई गुफाएं बनी होंगी तभी तो हम उसके अंदर रह पाएंगे, अगर गुफा नहीं होगी तो हम उसमें रह कैसे पाएंगे। तो हैबिटेशन साइट्स वो हैं जहाँ पे आपको केव्स मिलेंगे और रॉक शेल्टर्स मिलेंगे। बहुत सारे रॉक शेल्टर्स हमको मिल रहे हैं पेलियोलिथिक पीरियड में, जहाँ पे पूरे इंडिया के अंदर फैले हुए हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि कोई पर्टिकुलर जगह थी जहाँ पे लोग रहा करते थे, सब जगह नॉर्थ ईस्ट में भी आपको मिलेंगे, आपको चेन्नई में भी मिलेंगे, आपको मध्य प्रदेश में भी मिलेंगे, आपको पाकिस्तान पंजाब वाली जगह पे भी मिलेंगे, आपको यूपी के प्लेन्स में भी मिलेंगे पेलियोलिथिक साइट्स। तो मतलब हमें सारी की सारी जगह पर पेलियोलिथिक साइट अगर स्कैटर्ड है तो उससे हमें ये पता चलता है कि सब जगह प्रेजेंट थे। तो अभी हम बात करते हैं भिम्बेटका केव्स की। भिम्बेटका केव्स जो है वो पेलियोलिथिक साइट भी है और वो फिर बाद में हमें समझ में आएगा कि वो मीजोलिथिक पीरियड में भी यूज हुई है, नियोलिथिक पीरियड में भी यूज हुई है। इसको देख के हमें इस तरीके की चेंजेस उसमें हमने देखे हैं। तो भिम्बेटका केव्स जो है पेलियोलिथिक साइट में भी आएगा। तो भिम्बेटका केव्स में आपने क्या देखा, भिम्बेटका केव्स में हमने देखा रॉक कट केव्स हैं। ये आप देख सकते हैं, ये बड़े बड़े चट्टाने हैं, उनको काट काट के केव्स बना दी गई थी। तो ये भिम्बेटका केव्स थी। ये कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में है। रॉक शेल्टर है फुटहिल ऑफ विंध्याचल पे है। विंध्याचल सतपुड़ा 2 माउंटेन रेंजेस है, तो उसमें से विंध्याचल जो रेंजेस हैं उसके अंदर आपको भिम्बेटका केव्स मिलेंगी। वो किसका एग्जाम्पल है, ओल्ड स्टोन एज का एग्जाम्पल है। सिग्निफिकेंस क्या है भिम्बेटका केव्स की, जो अर्लीस्ट ट्रेसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ है ये हमको यहाँ पे मिले हैं, यही इसका सिग्निफिकेंस है। भिम्बेटका केव्स में, भिम्बेटका केव्स के अंदर हमें रिमेन्स मिले हैं कि यहाँ पे सबसे पुराना वाला जो इंसान था वो यहाँ पे रहा करता था। उन्होंने बहुत बेसिक से वहाँ पे ड्राइंग्स बनाए हुए हैं। डिस्कवरी कब हुई थी, डिस्कवरी हुई थी इसकी 73 से 76 के बीच में। इसको हमने यूनेस्को वर्ल्ड साइट हेरिटेज साइट है ये, इसके अंदर 750 केव्स हैं और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मतलब सिर्फ और सिर्फ हमारे कंट्री में वो साइट प्रेजेंट है। यूनेस्को वर्ल्ड साइट की जो हेरिटेज साइट की लिस्ट जो है वो भी आपको पूरी पता होनी चाहिए कौन कौन सी। तो भिम्बेटका जो है उसमें से एक है। एग्जाम में आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है 4 स्टेटमेंट में कि यूनेस्को हेरिटेज साइट है, यस। ये पेलियोलिथिक साइट है, यस। मध्य प्रदेश में है, यस। मतलब अलग अलग कुछ भी चेंज करके दिया जा सकता है। तो इस यहाँ पे हमें मिलता क्या है, यहाँ पे हमें माइक्रोलिथ्स मतलब छोटे छोटे स्टोन के टूल्स मिलते हैं, पॉटरी मिलती है, पेलियोलिथिक टूल्स मिलते हैं और एक्यूलियन स्टोन टूल्स मिलते हैं। एक्यूलियन स्टोन टूल्स कैसे होते हैं, ये एक स्पेशल टेक्निक है जिसके अंदर पीयर शेप के टूल्स बनाए जाते हैं। ऐसे शेप के जो टूल्स बनाए जाते हैं उसको एक्यूलियन स्टोन टूल्स कहा जाता है। रिसेंटली डिकिंसोनिया फॉसिल्स भी हमको मिले हैं। तो ये डिकिंसोनिया फॉसिल्स क्या होते हैं, डिकिंसोनिया जो है ये एक तरीके का फॉसिल मिला है हमें, एक एनिमल होता था, मैं आपको दिखाती हूँ। दिस इज द डिकिंसोनिया फॉसिल है। ये इस तरीके का एनिमल होता था, इसके बीच में ऐसे कुछ होता था और यहाँ पे एक पत्ते की तरह ये फैला होता है। तो ये डिकिंसोनिया जो फॉसिल है ये भी हमको रिसेंटली भिम्बेटका केव से मिला है। तो दिस इज समथिंग न्यू, ये आपको पता होना चाहिए। एक्यूलियन टाइप के स्टोन टूल्स मिलते थे। डिकिंसोनिया फॉसिल भी हमें भिम्बेटका केव से मिला है। भिम्बेटका का जो रॉक आर्ट इज कंसिडर्ड एज ओल्डेस्ट पेट्रोग्राफ, मतलब ये ओल्डेस्ट टाइप की टेक्निक है जब हमने चट्टानों को काट के, पेट्रोग्राफ्स क्या होते हैं, पेट्रोग्राफ्स क्या होते हैं, ये जो होते हैं चट्टानों को तोड़ के काट के बनाए जा रहे हैं, ये उस टेक्निक को कहा जाता है। ठीक है, तो ये ओल्डेस्ट टाइप की टेक्निक है जो हमें भिम्बेटका केव्स में मिली। तो भिम्बेटका केव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब क्या है, ये पेलियोलिथिक साइट है, यहाँ पे हमको स्टोन टूल्स मिलते हैं, आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं अलग अलग। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, इसको डिस्कवर कब किया गया था, 73 से 76 के बीच में। डिकिंसोनिया फॉसिल भी हमको यहाँ पे मिला है और ये ओल्डेस्ट टाइप का रॉक कट आर्ट है। ठीक है, पेट्रोग्राफ्स क्या होते हैं ये आप देख सकते हैं। पेट्रोग्राफ्स इज एन इमेज क्रिएटेड बाय, ओके, पेट्रोग्राफ क्या होता था, मैंने बोला था रॉक कट आर्ट है। रॉक कट आर्ट किस तरीके का, जैसे कि आप अभी भी बना देते हो, बहुत सारे आप में से लोग जो है ये पेट्रोग्राफ्स को बनाते होंगे। कैसे, आप जाते हैं कहीं पे, खुद के नाम लिख के आएंगे, आपका और आपकी गर्लफ्रेंड का, या आप अपना खुद का नाम लिख के वहां पर आएंगे,
तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है, हम कब से बना रहे हैं इसको, हम 5 लाख साल पहले से इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं, पत्थर होगा, दूसरा पत्थर लेके वहां पे खोद खोद के उसके बीच में कोई ना कोई इमेजेस बना दी जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं पेट्रोग्लिफ्स, राइट। तो पेट्रोग्लिफ्स जो है इज एन इमेज क्रिएटेड बाय रिमूविंग द पार्ट ऑफ द रॉक। इसको पार्ट ऑफ द रॉक को, इसमें ना एल साइलेंट होना चाहिए, ओके, वॉट एवर द प्रोनाउंसिएशन इज, उस पर मत जाओ, होता क्या आप ये समझ लो। तो पेट्रोग्लिफ्स में क्या हो रहा है, डोमिनेंट फॉर्म ऑफ प्री राइटिंग सिंबल्स इसमें यूज होंगे कम्युनिकेशन के लिए। इसको हम अभी तक स्टडी, मतलब इसको हम डिसाइफर नहीं कर पाए हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, हम सिर्फ अंदाजा लगाते हैं कि भाई ये लिखा हुआ होगा इसमें, मतलब इसका मतलब ये होगा। तो ये भी सारी चीजें हमको भिम्बेटका में मिली हैं। तो भिम्बेटका की अगर आप रॉक पेंटिंग को देखते हैं तो इस तरीके के रॉक पेंटिंग वहां पे मिले हैं कि भाई एक घोड़े पे बैठ के जा रहे हैं, भाला हाथ में ले रखा है। इसमें क्या यूज किया गया है, कलर्स यूज आर मेनली वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट्स, मतलब प्लांट्स में से एक्सट्रैक्ट्स निकाल के उन्होंने वो कलर्स को बनाया है। दीज पेंटिंग्स ऑफ भिम्बेटका केव्स कंटेन पेंटिंग्स एंड पेट्रोग्लिफ्स फ्रॉम द पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, चैल्कोलिथिक एंड अर्ली हिस्टोरिक एंड इवन मेडिवल टाइम्स। देखो मैंने आपको बताया था, तो अगर आपको कभी भिम्बेटका केव्स के बारे में ये मिलती है स्टेटमेंट कि उसमें सिर्फ और सिर्फ पेलियोलिथिक पीरियड की अवशेष है, तो गलत होगा। उसके अंदर पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक सब तरीके के अवशेष हमको मिलते हैं। तो ये एक तरीके का, मान लीजिए वो जो गुफाएं थी वो एकदम सेंटर में लोकेटेड थी, सदियों सदियों तक, लाखों लाखों साल तक अलग अलग तरीके के लोग आते गए और उसके अंदर रहे हैं। सबसे पुराने वाले भी रहे हैं, फिर और आए वो रहे, उन्होंने अलग तरीके के पेंटिंग्स बनाए, फिर कोई और आया, फिर वो भी रहा उसके अंदर। क्योंकि सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग जो है वो तो 10-12 हज़ार साल पहले से शुरू होती है, लेकिन जो ओल्ड हमारे एंसेस्टर्स थे वो तो 2 लाख साल पहले से भी, 5 लाख साल पहले से भी यहाँ पे रहते आए हैं। तो भिम्बेटका केव्स की ये खास बात है। तो ये जो था, ये इस चैप्टर का पार्ट 1 था। इसमें हमने जानने की कोशिश की है कि किस तरीके से पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक एज को हम अलग अलग करते हैं, स्टोन टूल्स की क्या सिग्निफिकेंस होती है, हमने भिम्बेटका केव वाली जो साइट है उसके बारे में डिटेल में पढ़ा। तो ये इस चैप्टर का पार्ट 1 था। हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे पार्ट 2 में इन नेक्स्ट लेक्चर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आपको ये पता चला होगा क्योंकि आपको चैप्टर्स को पढ़ना किस तरीके से, आपको उसमें से क्या टेक अवे लेना है और किस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।